तो है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं सब्जेक्ट फिजिक्स और हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई का आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार जाके पहले प्लेलिस्ट में जाकर हमारा फर्स्ट पार्ट देख लो। आज इसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड और ये लास्ट पार्ट है। और हम कर रहे हैं यहाँ पर वन शॉट फिजिक्स, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? तो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले तो बात आती है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये रेडियो एक्टिविटी चीज है क्या। तो क्या बोलते हैं कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस है, यानी नेचर में कुछ सब्सटेंस मिलते हैं जिसके न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। कह रहा हूं कि कुछ नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसके न्यूक्लियस से, एटम्स की बात कर रहे हैं, एटम्स के सेंटर पे जो न्यूक्लियस होगा वहां से कुछ स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नॉन एज रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। एंड द सब्सटेंस showing this property are called radioactive substance। और ऐसे सब्सटेंस जो इस प्रॉपर्टी को शो करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दिस phenomena that means radioactivity was first discovered by Becquerel and radiations emitted during the radioactive decay। अब बात आती है कि what is रेडियो एक्टिव डिके, यानी ये रेडियो एक्टिव डिके है क्या। तो बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो रेडियो एक्टिव डिके होगा तभी ये रेडिएशंस निकलेंगे। मतलब मैं बात करूं कि यहाँ पर देखो आप डायग्राम में, तो यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का बनाया हुआ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और नजर आ रहा होगा। कह रहे यहां से एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, क्या हो रहा है इसमें से अपने आप, है ना। और तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो चीज अपने आप हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो क्या हो रहा है अपने आप यहां से कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइप की रे निकल रही है। एक का नाम लिखा हुआ है अल्फा रे, ठीक है, एक निकला हुआ है आपका बीटा रे, और एक स्ट्रेट पाथ गया है वो हो गया हमारा गामा रे। तो ये 3 टाइप के जो है रेडिएशंस जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से स्पॉन्टेनियसली निकलते रहते हैं। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस है हमारा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कौन है? रेडियम। ऐसे बहुत सारे निकले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें मिलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला ये अल्फा रे है क्या। तो थोड़ा ध्यान से तो देखोगे अल्फा रे के बारे में, तो देखोगे अल्फा रे जो निकल रहा है ना, ये अल्फा रे जा रहा है लेकिन ऊपर जाके थोड़ा सा ये बेंड कर जा रहा है। और ये बेंड कहां कर रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल के साइड वो बेंड कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे पास अल्फा रे यानी जो रेडिएशन निकल रही है वो किस टाइप की रे है? वो एक पॉजिटिव रे है। क्योंकि पॉजिटिव रे क्या होगा? पॉजिटिव रे हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल की ओर अट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स अल्फा रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव, है ना, या और कह सकते हो अल्फा रे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। सिमिलरली बात करते हैं हम यहाँ पर सेकंड देखो बीटा रे। बीटा रे देखोगे कि बीटा रे भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है? वो डिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। अब पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है? नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। यानी जो बीटा है, जो बीटा रे है वो क्या है? स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। मतलब वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का एक धारा है या एक करंट है ना, जो कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है। बात करते लास्ट में देखोगे अगर गामा रे को, तो देखोगे कि गामा रे है ना ही वो नेगेटिव ना ही वो पॉजिटिव, किधर ही अट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो कहां जा रहा है? स्ट्रेट पाथ वो अपने को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये शो करता है कि गामा जो रे होती है वो न्यूट्रल है, क्योंकि जो न्यूट्रल है उसे वो ना तो नेगेटिव चार्ज ना ही वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स कि ना वो नेगेटिव पोटेंशियल ना ही वो पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर अट्रैक्ट होगा। तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि व्हाट इज अल्फा रे। तो दीज आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज ये पार्टिकल नेचर का होगा, है ना। यानी ये जो रे होती है वो किस नेचर की है? इसका एक पार्टिकल नेचर है। और ये कैसा स्ट्रीम है? यानी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम होता है। बात करते हैं सेकंड हमारे पास आता है बीटा रे। बीटा रे क्या है? तो दीज आर द स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का है, और ये भी क्या शो करता है? ये भी एक पार्टिकल नेचर को शो करता है। लास्ट बात करते हैं हम गामा रे। तो गामा रे क्या है? तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कैसी वेव है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। एंड दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये कैसे पार्टिकल्स हैं? ये एक न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। बात थोड़ा सा ध्यान दोगे अगर यहां पर, तो एक चीज और भी ध्यान देना कि जो डिफ्लेक्शन है बीटा का, यानी बताओ अगर ये 3 रेडिएशंस अगर यहां से निकल रहे हैं एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो सबसे पहले कौन है जो कि मुड़ जा रहा है? कौन सबसे पहले मुड़ रहा है? तो नजर आएगा कि सबसे पहले जो है वो बीटा सबसे पहले मुड़ गया। उसके बाद कौन मुड़ा? उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद अल्फा रे ऊपर जाके थोड़ा मुड़ रहा है। और कौन नहीं मुड़ रहा है? वो हमारा गामा।
तो बात आती है कि डिफ्लेक्ट कौन कौन कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन तो यहाँ पर अल्फा रे का भी है और बीटा रे का भी है, लेकिन कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ज्यादा जो डिफ्लेक्शन होगा वो बीटा का ज्यादा होगा। तो ये बात आ गई, एक डिफरेंस आप क्रिएट भी कर सकते हो यहाँ की, जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसका होगा, अल्फा बीटा दोनों का होगा, और किसका ज्यादा होगा, दैट मीन्स बीटा रे इज मोर डिफ्लेक्टेड देन अल्फा रे। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। बात आती है कि ये सारे पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंशिएट क्रिएट करना है, हम बात करते हैं एक करके कि आखिर ये चार्ज है क्या। सर बात करते हैं आइडेंटिटी कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स की आइडेंटिटी क्या है। तो बोलते हैं आइडेंटिटी की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियम न्यूक्लियस और डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, यानी जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होगा ना, बात करें कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स होगा और सेकेंड आता है हमारे पास बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास होता है बीटा पार्टिकल्स और लास्ट में होता है हमारे पास गामा पार्टिकल। तो बात करते हैं आइडेंटिटी की, तो कहते हैं सबसे पहला जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होगा उसे बोलते हैं वो हीलियम न्यूक्लियस है। वो क्या है, वो एक हीलियम एटम है, जो हमारा सेकंड एलिमेंट उसका ये न्यूक्लियस है। और इसे बोल सकते हैं जो कि डबली आयोनाइज्ड है, मतलब इसमें हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो तो क्या बन जाएगा, हीलियम का बच जाएगा ओनली न्यूक्लियस। जिसको हम इस टाइप से भी डिनोट करेंगे हम अल्फा पार्टिकल्स को। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स को बोलते हैं ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना। बीटा पार्टिकल्स क्या एक्चुअली में, बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली में क्या है, वो एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। और गामा पार्टिकल्स क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इस पे 2-3 आपसे डिफरेंशिएट पूछा जाता है, आपने पूछा जाएगा कि ये 3 पार्टिकल में डिफरेंट करने, हो सकता है अल्फा बीटा में पूछा जाए, हो सकता है आपसे अल्फा बीटा और गामा तीनों में पूछा जाए। तो पहला आता है आइडेंटिटी। अब सेकंड बात करते हैं हम चार्ज के बारे में कि इनमें चार्ज क्या क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उसे बोलते हैं ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी ये एक ऐसा पार्टिकल, मैंने कहा था ये पॉजिटिव पार्टिकल, तो इस पे चार्ज कैसा होगा, इस पे +2 चार्ज होगा और किसके इक्वल होगा, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, अभी 2 टाइम्स। बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स क्या है, तो बीटा पार्टिकल बोलते हैं इस पे जो चार्ज होता है उस पे वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है -e। और गामा पार्टिकल्स मैंने पहले बताया है कि गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये एक न्यूट्रल है, यानी इसमें किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं है। आते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं मास कितना होगा। तो जो मास होगा अल्फा पार्टिकल पे वो कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा किस पे, एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होगा। बात करते हैं हमारा कि बीटा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, तो उसे बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक रेस्ट मास में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर जितना मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं उतना ही मास होगा कितना, एक बीटा पार्टिकल पर। गामा पार्टिकल की बात करें तो गामा पार्टिकल पर जो मास होता है उसको बोलते हैं रेस्ट मास इक्वल टू 0। बात आती है कि ये रेस्ट मास है क्या, ये अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि जो मास होता है वो मास अगर मास वेरी करता है ना, अभी तक के कंसेप्ट में हमें नहीं पढ़ना है कि मास वेरी नहीं करता है, लेकिन हायर क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ोगे कि मास भी वेरी करता है विद वेलोसिटी। इसे यहाँ लिखना आता है रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब जब अगर उसमें वेलोसिटी नहीं है, दैट मीन्स जब वो रेस्ट कंडीशन में है तब उस पर कितना मास होता है। तो फिलहाल के आपको इतना ही याद रखना है कि सब पे मास कितना कितना होता है। बात आती है आयोनाइजिंग पावर्स। हम ना पढ़ते हैं कि आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो ये ऑर्डर याद रखना आपसे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये आपसे पूछा जाता है ऑर्डर की, ऑर्डर किसका होगा, ये आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो सबसे जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो होती है किसकी, वो होती है हमारे पास सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है वो अल्फा की होती है। वो कितना होता है, वो 10,000 टाइम्स होता है ऑफ एल गामा रे। गामा रे का अगर 1 है ना, तो गामा रे का अगर 1 है तो अल्फा पार्टिकल का कितना होगा आयोनाइजिंग पावर, तो वो होगा 10,000 टाइम्स ज्यादा होगा। बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स पे कितना होगा इसकी आयोनाइजिंग पावर, इसकी जो आयोनाइजिंग पावर होगी वो गामा पार्टिकल से 100 टाइम्स ज्यादा होगा। दैट मीन सबसे कम किसका होता है, गामा का, उससे ज्यादा होगा बीटा का, और सबसे ज्यादा होगा हमारा अल्फा पार्टिकल का। बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है पेनिट्रेटिंग पावर। ये भी आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। पेनिट्रेटिंग पावर होता है मतलब किसी चीज को क्रॉस कर जाना। तो सबसे ज्यादा किसी चीज को क्रॉस करने का सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होती है वो किस पे होती है, वो पावर होती है सबसे ज्यादा हमारे पास गामा में। तो ये ऑर्डर जस्ट इनवर्स चलेगा, सबसे ज्यादा होगा गामा का, देन बीटा का, और सबसे कम हो जाएगा हमारा अल्फा पार्टिकल्स का। तो अगर बात करते हैं कि अगर गामा पार्टिकल्स की अगर पेनिट्रेटिंग पावर अगर 1 है तो बीटा कितना होगा, बीटा का होगा 1/100 टाइम्स, यानी 100 टाइम्स कम हो जाएगा किसका, बीटा पार्टिकल्स का, किसके कंपेयर में, गामा पार्टिकल्स के कंपेयर में। और बात करते हैं अगर अल्फा पार्टिकल्स पे कितना होगा, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होगी, तो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो गामा पार्टिकल्स के कंपेयर में 10,000 कम टाइम्स कम होगा। कितना होगा, 10,000 टाइम्स कम होगा। तो सबसे ज्यादा ज्यादा किसका होता है, यानी सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो गामा की होगी, देन उससे कम बीटा का होगा, और सबसे कम हो जाएगा हमारा अल्फा पार्टिकल्स का।
बात करते हैं डिफ्लेक्शन, ये भी एक पॉइंट था जो मैंने बताया था कि डिफ्लेक्शन किसका होता है, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ये दोनों डिफ्लेक्ट करते हैं। तो डिफ्लेक्शन, अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होता है, बीटा का भी होता है, बट मोर देन अल्फा। मैंने बताया था भी कि कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा था, पहले कौन सबसे पहले मुड़ जा रहा था, वो था हमारा बीटा। दैट मीन्स कि बीटा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा है और अल्फा का भी है, लेकिन बीटा का अल्फा के टर्म में के कंपेयर में ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। अब बात करते हैं गामा पार्टिकल, तो गामा पार्टिकल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मींस हम बोलेंगे यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन शोड बाय द गामा पार्टिकल्स। ये सारे हमारे पास डिफरेंशिएट क्रिएट कर मैंने कर दिया है। इसमें से आप कोई भी 3 चीज, यानी कोई 3 से 4 पॉइंट आप याद करना, आपसे 3 मार्क्स में आ जाएगा, तो आपको कोई 3 से 4 पॉइंट ही लिखने होंगे। जो आपको इजी लगता है आप वही इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। बात करता हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं वीडियो को देखकर अपने लैंग्वेज में जो मैं बातें कह रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो हिंदी में समझाने का मेरा मीडियम है, तो आप उसको हिंदी में अपने लैंग्वेज में इसे लिख लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर, अब आता है अल्फा डीके। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2 से 3 मार्क्स में आपको हर बार देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज अल्फा डीके, है ना। अल्फा डीके आखिर होता क्या है, तो बोलते हैं इस टाइप का डीके होगा, मतलब इस टाइप का जब भी रेडिएशंस होगा, यानी जब भी किसी न्यूक्लियस से अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उस एलिमेंट का क्या होगा, तो बात करते हैं उस न्यूक्लियस का क्या होगा। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल्स अगर निकलता है, तो यानी इन दिस डीके, डीके मतलब जब भी रेडिएशन निकलेगा तो डीके होगा। तो इन दिस डीके क्या होगा, जो मास नंबर है ना, जो मास नंबर होगा वो 4 से डिक्रीज कर जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज कर जाएगा। इट्स डीके इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहला मैं लिखा यहाँ पर जेड ए एक्स। मैंने बताया था, मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये जेड क्या शो करता है, ए क्या शो करता है और एक्स क्या शो करता है। इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, है ना। इसे वर्ड याद रखना, इसे बोलते हैं हम लोग पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं। जो बन जाएगा आफ्टर डीके के बाद, जो हमारे पास न्यूक्लियस बच जाएगा, उसे हम बोलते हैं डाउटर न्यूक्लियाई। तो ये वर्ड है जो आपको याद रखने हैं। तो कह रहे हैं जब भी पेरेंट न्यूक्लियाई का डीके होगा तो क्या बनेगा, अगर पेरेंट न्यूक्लियाई का अगर डीके होगा तो एक डाउटर न्यूक्लियाई बनेगा। जो डाउटर न्यूक्लियाई होगा उसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो देखो 4 से डिक्रीज कर जाएगा, और जिसका एटॉमिक नंबर होगा वो 2 से डिक्रीज कर जाएगा। मतलब एटॉमिक उसका मास नंबर 4 से कम कर लो, 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, और एटॉमिक नंबर को 2 कम कर लो, यानी 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। और ये क्या निकलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास हीलियम, यानी इसे हो जाएगा हीलियम न्यूक्लियस डबली आयोनाइज, जिसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, और ये निकलता है साथ में। और इसके साथ कुछ रेडिएशंस भी निकलती है, या दैट मीन्स कुछ हीट भी निकलती है ना, कुछ होगी जो हीट निकलेगी। हीट निकलेगी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ गामा रे हीट भी निकलती है। तो इन दिस डीके द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द मास ऑफ रिएक्ट ऑफ द पेरेंट, यानी जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट का वो क्या होगा, वो हमेशा पेरेंट से कम होगा। दिस डिफरेंस इन मास अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर जो सेकंड, यानी जो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो डाउटर न्यूक्लियाई बना है और जो हीलियम पार्टिकल बना है, इनका जो मास होगा, इन दोनों का जो कंबाइंड मास होगा वो हमेशा कम होगा। किससे, इसके पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स से हमेशा कम होगा। क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट है जो एनर्जी के फॉर्म में लीज हो चुकी है। ठीक है, तो द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ क्यू वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी कितना एनर्जी निकला तो कैसे निकालेंगे, क्यू की वैल्यू होती है ना, कितनी एनर्जी निकलेगी, तो इसका फॉर्मूला होता है mx, यानी मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डाउटर न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ हीलियम दैट मींस अल्फा पार्टिकल, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा आपका कि कितनी एनर्जी लीज होने वाली है, जिसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा डीके। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में जितना पूछा जाए आप इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे ओनली व्हाट इज अल्फा डीके, और उसका आप एक इक्वेशन लिख देना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या है, तो वही बता दूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको जरूर लिख के आना है जब भी आप डिफरेंशियल लिखोगे अल्फा डीके की। बात समझ आ गया। हम बात करते हैं अब हम थोड़ी सी बीटा डीके की। तो बात करते हैं बीटा डीके 2 टाइप से होता है ना। क्या होता है, ये 2 टाइप से होता है। कैसे, एक को हम लोग बोलते हैं बीटा माइनस डीके, है ना। ध्यान देना, यहां पर मैं लिखा है एक होता है हमारे पास बीटा माइनस डीके, दूसरा होता है हमारे पास बीटा प्लस डीके। तो सबसे पहला होगा हमारे पास बीटा माइनस डीके, सेकंड होगा हमारे पास बीटा प्लस डीके। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा होने के चांस होते हैं वो होता है हमारा बीटा माइनस डीके है, जो कि सबसे ज्यादा होता है ना। क्या होता है, ये बीटा माइनस डीके ही सबसे ज्यादा होता है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ बीटा डीके के बारे में लिखा है, तो आप बीटा माइनस डीके को ही लिखेंगे, क्योंकि बीटा प्लस
होने के चांस, बीटा प्लस डीके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या होता है बीटा माइनस डीके बात करते हैं तो द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस अंडरलाइंग बीटा माइनस डीके इज द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। मैंने कहा था कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इस टाइप से कन्वर्ट होगा तो क्या होता है कि वहां पर एक पार्टिकल भी रिलीज होता है जिससे हम लोग बोलते हैं बीटा पार्टिकल, है ना। ये ई होगा इसे बोलते हैं हम लोग बीटा डीके बोलते हैं और ये बीटा पार्टिकल है। ठीक है, तो ये होता है क्या हो गया, मैंने लिखा कि सबसे पहले क्या कहा कि एक न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन लीच होगा। और साथ में क्या लेगा एक लिख लेगा, इसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रोनो बोलते हैं, है ना। इसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसका डीके इक्वेशन क्या होगा, तो डीके इक्वेशन में क्या होगा कि देखो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोटॉन में, और ए क्या होता है, ए तो होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सिंस बस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है, दैट मीन्स एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, दैट मीन्स ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक अगर न्यूट्रॉन कम हुआ है तो एक प्रोटॉन बढ़ भी गया है। तो ए में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। और नंबर प्रोटॉन्स क्या किसको तो करते थे हम, जेड को। तो जेड कह रहा है कि यहाँ पर अब उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया है, तो क्या होगा यहाँ पर एक प्रोटॉन जेड की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाएगी। बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स में क्या होगा, तो ये बीटा पार्टिकल्स निकलेगा, इस पे जो मास नंबर होगा वो होगा 0, क्योंकि ये कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, इस पे जो चार्ज पार्टिकल्स कितना होगा वो -1 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ईशा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं न्यूक्लियस से, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, हमेशा न्यूक्लियस से निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी आउट ऑफ द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। और क्या निकलता है साथ में, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो याद रहेगा बीटा माइनस डीके में क्या होगा, तो सबसे पॉइंट याद रखना कि बीटा माइनस डीके में क्या होता है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, है ना। क्या होगा, एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा माइनस डीके बोलते हैं। और इसका ये दोनों इक्वेशन है, आपको जरूर से याद करके लिख के आने हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा बीटा प्लस डीके, ये बीटा प्लस डीके है क्या। तो इट इज द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस अंडरलाइंग बीटा प्लस डीके इज द कन्वर्जन ऑफ। अब ये जहां जो कन्वर्जन होगा वो जस्ट उल्टा होता है। ये कन्वर्जन कैसा होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर काम थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर चीजें जस्ट उल्टी हो जा रही है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है कि एक प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। ठीक है, और यहां भी एक पार्टिकल निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लस पार्टिकल, है ना। और इसे हम लोग बोलते हैं ई प्लस को हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। जैसे ई माइनस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, उसी तरह ई प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलेंगे यहाँ पर पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर देखो यहाँ भी रिएक्शन क्या होगा कि एक हमारे पास प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, और क्या निकला, एक निकल गया यहां से पॉजिट्रॉन। ठीक है, और साथ में एक और निकलता है म्यू, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। जैसे ऊपर था एक बार, है ना, उसे बोलते थे एंटी न्यूट्रिनो, तो नीचे जो निकलता है एक और पार्टिकल निकलता है उसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो ये वर्ड भी आप लिख लीजिएगा कि क्या क्या पार्टिकल्स है। तो इस पार्टिकल को हम लोग बोलते थे एंटी न्यूट्रिनो, है ना। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, इसमें क्या होगा डीके इक्वेशन, तो देखो यहाँ पर डीके इक्वेशन क्या होगा। फिर से बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जा रहा है न्यूट्रॉन में, मतलब यानी कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन कम हो रहा है तो उसके बदले एक न्यूट्रॉन बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ भी आपके एटॉमिक नंबर में यानी मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, दैट मीन्स एक प्रोटॉन कम हो गया। दैट मीन्स हम प्रोटॉन को हम शो करते हैं जेड से, तो क्या होगा, ये जेड होगा एक कम हो जाएगा, जेड माइनस हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या होगा, मैंने कहा कि यहां पर क्या निकलता है, एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन पर एक प्लस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल चार्ज होता है, किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पे। और इस पर का मास नंबर कितना होगा, इसका मास नंबर हो जाता है 0। और साथ में क्या निकलता है, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल्स यहां पर निकलता हुआ दिखाई देता है। ये हो जाएगा हमारे पास बीटा प्लस डीके। अब बात आती है कि क्या अगर ये जो मैंने बात कर रहा हूं पॉजिट्रॉन, क्या ये पॉजिट्रॉन और ये प्रोटॉन सेम है, नहीं। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं है, दोनों पे चार्ज सेम होता है ना। प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा उतना चार्ज पॉजिट्रॉन पर भी होता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में, कि दोनों का मास, है ना। पॉजिट्रॉन पे जो मास होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है,
ठीक है, जबकि एक प्रोटॉन पे मास होता है कितना होता है, एक प्रोटॉन पे मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। ये डिफरेंस है बस मास में, किसमें, पॉजिट्रॉन और एक प्रोटॉन में। ठीक है, ये प्रोटॉन भी कहाँ निकलता है, ये उसके न्यूक्लियस से निकलेगा, है ना। बात कर रहे हैं यहाँ पर एटम से, कुछ भी नहीं, सब कुछ कहाँ होगा, उसके न्यूक्लियस से ये पार्टिकल्स निकलते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बात करते हैं हम इसके बाद, लास्ट हमारे पास गामा डीके। आखिर गामा डीके है क्या, तो बोलते हैं आफ्टर अल्फा डीके या फिर बोलते हैं बीटा डीके, डाउटर न्यूक्लियाई मे बी एक्साइटेड टू स्टेट, है ना, इज बी इन एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है, जब भी ये डीके होता है तो डीके होने के बाद जो मेरे पास डाउटर न्यूक्लियाई बच जाएगा वो एक एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है ना। अब वो यानी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, वो हम अगर किसी चीज में एनर्जी आ जाए तो हम उससे बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट, और उसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। यानी जो हमारे पास बात करते हैं जो एक्साइटेड स्टेट है, मतलब ये क्या है, ये हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है डाउटर न्यूक्लियाई वो अनस्टेबल हो जाता है। और ये स्टेबिलिटी कब ज्ञान करेगा, जब इसके पास एनर्जी कम हो जाए, है ना। और ये एनर्जी कैसे कम होगी, जब ये कुछ एनर्जी रिलीज कर दे, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या होती है, वही एक रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, जिसे हम बोलते हैं गामा फोटॉन्स बोलते हैं। दैट मीन्स कि डाउटर न्यूक्लियाई मे बी इन एक्साइटेड स्टेट एंड रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी। और वो एनर्जी किस ऑर्डर की होगी, वो एनर्जी होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मेगा मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का क्या होता है, वो एक रेडिएशन निकलती है, जिसे हम बोलते हैं गामा फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो जो मैंने सिंबल बनाया है, ये हमारा एक डाउटर न्यूक्लियाई है। यहां पर मैंने एक स्टेरिक मार्क बनाया हुआ ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है कि इसमें अभी ये एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, क्या होगा जब ये ग्राउंड स्टेट में, है ना, ये किस में रहेगा, ये रहेगा अभी हमारा एक्साइटेड स्टेट में है ना। क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ये किस स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट में है हमारा डाउटर न्यूक्लियाई, यानी आफ्टर डीके क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। क्या करेगा, इसमें से लीज क्या करेगा, ये लीज करेगा कुछ एनर्जी को लीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटॉन्स, और ये क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है स्टेबल स्टेट, जो आप पढ़ेंगे चैप्टर एटम में, जो कि हम इस लेक्चर के बाद हम शुरू करेंगे एटम्स। बात समझ आ गई, ये होता है मेरे पास गामा डी के। गामा डी के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, तो गामा डी के में याद रखना कि क्या कोई मास चेंज होगा, नहीं। क्या इसमें कोई एटॉमिक नंबर में चेंज होगा, तो नहीं, ना ही मास नंबर में चेंज आता है, ना ही एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। बात समझ आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अल्फा डीके और बीटा डीके कभी भी एक साथ नहीं होते, है ना। किसी भी डीके में अल्फा रे और बीटा डीके एक साथ कभी नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। यानी अल्फा डीके एंड बीटा डीके, है ना, अल्फा डीके एंड बीटा डीके नॉट अकर साइमल्टेनियसली। है ना, ये क्या होता है, ये कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना। कहीं पूछा जाए क्या ये दोनों एक साथ रेडिएशन निकलते हैं, तो नहीं, एक साथ कभी निकलते हैं। हो सकता है पहले अल्फा निकलेगा उसके बाद बीटा निकले, या हो सकता है पहले बीटा निकले उसके बाद अल्फा निकले, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक साथ कभी नहीं निकलेंगे। हाँ, गामा रे हमेशा निकलती है, याद रखना, है ना, गामा रे अल्फा और बीटा दोनों के साथ निकलती है। बात समझ आ गया यहाँ पर। अब बात करते हैं हम इसका नेक्स्ट जो बच जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। यानी ये जो डिके होने वाला है, यानी जो रेडिएशन निकलने वाला है, वो किस स्पीड से निकलता है, उसका रेट क्या होता है ना। उसमें जो इंटीग्रेशन होगा, यानी दैट मीन्स उसका जो मास का जो डिके होगा, यानी इसका मास जो डिसअपीयर होगा, खत्म होगा, वो किस रेट से होगा, किस स्पीड से होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके, यानी इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो क्या कहते हैं यहां पर, तो इसके कुछ लॉ है जो याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि राइट डाउन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो पहला इस पे लॉ क्या है वो याद रखना, डिस इंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस। यानी ये जो इसका रेडियो एक्टिव का जो डिके होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का जो डिके होगा वो रैंडम होगा और स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो खुद टूटेगा और अपने आप टूटेगा, इसकी कोई एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ती है। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय
द रेट ऑफ डीके, यानी इसका जो डीके होगा, है ना, और डीके किसका होगा, मैं था एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, यानी जिसका डीके होगा वो एक्टिव है तभी उसका डीके पॉसिबल है। तो कोई ऐसा न्यूक्लियाई है जो कि एक्टिव है, उसका जो किसी भी टाइम पे एंड एट एनी इंस्टेंट जो रेट होगा डीके होने का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, है ना। तो क्या होगा, इस रेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस डिनोट को हम करते हैं माइनस डी एन अपॉन डी टी से। एन क्या है यहाँ पर, बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव न्यूक्लियाई है एट एनी टाइम टी पे। तो रेट क्या होगा, माइनस डी एन अपॉन डी टी। रेट को क्या लिखते हैं हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि ये डीके क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या, ये जो डीके है वो हो रहा है, यानी उसका मास कम हो रहा है। कैसे हो रहा है, टाइम के साथ, इसे क्या लिखते हैं माइनस डी एन अपॉन डी टी। और मैंने कहा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। इसे बोलते हैं डी एन अपॉन डी टी को बोलेंगे हम, यानी माइनस डी अपॉन डी टी को बोलेंगे हम रेट। और मैंने कहा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो मैंने कहा था ये जो होता है रेट होता है माइनस डी एन अपॉन डी टी, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन के। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम टी, जितना बच जाएगा उतना। यानी ये जो रेट है, यानी ये जो इसकी स्पॉन्टेनियस है, वो क्या होगा, वो टाइम के साथ स्लो होता चला जाएगा। याद रखना कैसा होगा, वो स्लो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम के साथ क्या होगा, उसका जो एक्टिव एलिमेंट बच गया वो कम होगा। तो एलिमेंट कम होगा तो उसका रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट कितना प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है इसका रेट। तो अगर एलिमेंट जो प्रेजेंट है, अमाउंट प्रेजेंट है वो कम हो जाएगा तो उसका रेट भी कम हो जाएगा, मतलब उसका जो रेट होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं माइनस डी एन अपॉन डी टी को लिखते हैं लैम्डा एन से। ठीक है, अब आता है यहां से डेरिवेशन। तो पहला पूछा जाता है आपसे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, तो वो आप यहां तक लिखोगे, ये दो लॉ हैं, दो अगर टू लॉ पूछा जाए रेडियो एक्टिव डीके के तो ये लिखोगे। अब आता है इसका किसका प्रूफ करो, है ना, इसके इक्वेशन को लिखो। तो इक्वेशन के लिए जो प्रूफ आता है वो भी 3 मार्क्स में आता है, ये भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। 3 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर ये, तो आप कितना लिखोगे, 3 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ उस रेडियो एक्टिव डीके का प्रूफ करो, तो प्रूफ रहा ये, है ना। मैंने क्या बताया कि एन इज द एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, तो माइनस डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, और माइनस डी एन अपॉन डी टी को हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमने क्या लिख दिया, इक्वल टू लैम्डा एन। यहाँ पर लैम्डा को क्या बोलते हैं, हम लैम्डा को बोलते हैं लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, है ना। लैम्डा क्या है, एक डीके कांस्टेंट है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि किस सब्सटेंस का न्यूक्लियस डीके हो रहा है ना। अलग अलग एलिमेंट के न्यूक्लियस के लिए जो लैम्डा की वैल्यू होगी, ये जो रेट डीके कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो बात करते हैं अब यहाँ पर, इसे हमने लिख लिया है, मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू लैम्डा एन माइनस डी एन। क्या करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से डी एन एन को इधर ले आया, लेफ्ट में ले आया, तो डी एन अपॉन एन हो गया, माइनस जो डी टी था वो चला गया राइट में, तो हो गया माइनस लैम्डा डी टी। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, इंटीग्रेट करने पर होता है डी एन अपॉन एन का इंटीग्रेशन होता है लॉग एन, इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा डी टी का हो जाएगा माइनस लैम्डा टी प्लस सी सम कांस्टेंट, क्योंकि ये इनडिफरेंट इंटीग्रल है। अब इस सी की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने पता था कि जब टाइम जीरो था, है ना, जब टाइम जीरो है उसमें जो एलिमेंट बचा है, एक्टिव एलिमेंट है, वो किसके इक्वल है, मान लो अगर वो एन नॉट के इक्वल है, कब, टाइम जीरो पे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी ए वाला इक्वेशन में पुट कर दो, एन की जगह एन नॉट पुट कर दो, टी की जगह जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, लॉग ई एन नॉट आ जाएगी सी की वैल्यू। इसको फिर से वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देना, है ना। यहाँ वापस आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, आपको वापस पुट कर दोगे तो मैंने क्या कहा कि ये हो जाएगा लॉग सी की जगह मैंने पुट कर दिया लॉग ई एन। इस पूरे टर्म को, है ना, इस पूरे टर्म को ले जाएंगे हम फिर लेफ्ट में, तो हो जाएगा लॉग एन माइनस लॉग ई एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, और लॉग ए, है ना, हमें क्या पता है कि एक याद रखना कि लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास लॉग एन है और यहाँ पास लॉग माइनस लॉग एन नॉट है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया लॉग एन बाई एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब क्या कहते हैं, अब यहाँ लेते हैं हम एंटी लॉग लोगे तो क्या बच जाएगा, जो लॉग एन बाई एन नॉट है वो बच जाएगा ओनली एन बाई एन नॉट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर अगर आप एंटी लॉग लोगे तो ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। ये मैथमेटिक्स है, आपने पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, है ना, या अगर जिसने अगर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ा है तो वहां भी इस चीज का हम इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, और एन नॉट को फिर से ले जाओगे अगर राइट में तो हो जाएगा एन इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो जाता है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन प्रूफ, है ना, यही हमें प्रूफ करना होता है।
ठीक है। तो अगर डेरिवेशंस आएगा तो जो मैंने बताया डेरिवेशंस वहां से यानी इसके लास्ट स्लाइड से लेकर यहाँ तक, इसके पिछले स्लाइड से लेकर यहाँ तक इसका पूरा डेरिवेशंस हो जाता है। ये होता है इसका ग्राफ। ग्राफ आपसे अक्सर पूछा नहीं जाता है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? जो लोग जेईई मेंस और नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उनके लिए ये ग्राफ पूछा जाता है ना, बोर्ड के पर्पज से या फिर सीबीएसई बोर्ड के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले में भी ये कभी कभी ग्राफ पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में ये चीज नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड वाले नहीं ध्यान दे ज्यादा चलेगा। यानी इसका जो इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ कुछ बनता है, कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो दिख रहा है कि ये पहले एन नॉट था, बाद में कितने कुछ समय के बाद ये एन नॉट बाई टू हो गया। ये कितने समय के बाद हुआ? तो लिया मैंने टी हाफ, है ना। अभी टी हाफ होगा, क्या होगा, इसको हम एक अलग टर्म से डिफाइन करेंगे। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं हम इसका, है ना। अब आता है यहाँ से हाफ लाइफ, है ना। हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ को डिफाइन कैसे करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है। तो इसे भी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, पूछा जाता है व्हाट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? तो इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी जितने समय के बाद, कितने समय के बाद जो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो हाफ हो जाएगा ना, कितने समय के बाद वो डिसइंटीग्रेट होकर, डीके होकर हाफ हो जाएगा, उस टाइम को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हमें पता है कि जब टाइम 0 था उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट थे? एन नॉट प्रेजेंट थे। ठीक है, ये भी प्रूफ याद रखना, इसका प्रूफ आ सकता है, नहीं तो आप पे डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर सिंबल निम्बल पूछा जाता है। निम्बल क्या पूछा जाएगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो मैंने पता कि एट टाइम इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई वो एन नॉट है, और टी इक्वल टू हाफ, जब हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ होती है जब एक्टिव न्यूक्लियाई कितना हो जाए, वो एन नॉट बाई टू हो जाए। तो कितना हो गया, मान लो हमारे पास एन नॉट बाई टू हो गया टी हाफ लाइफ पर। तो हमारे पास इक्वेशन, डी के इक्वेशन क्या था, डी के इक्वेशन था हमारे पास एन इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एन नॉट बाई टू। कब? जब टी की जगह कितना हो जाए, जब टी की जगह टी हाफ हो जाए, है ना, जब टी हाफ लाइफ हो जाए। तो यहां से अगर आप कैंसिल आउट करोगे, तो यहां से कैंसिल आउट करोगे तो आपसे यहां से एन नॉट का एन नॉट टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 1/2 इक्वल टू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। और इसको और सॉल्व करोगे तो 1/2 को लिख देंगे 2 का पावर माइनस हाफ इक्वल टू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। और यहाँ पर आप ले लोगे लॉग, तो आ जाएगा लैम्डा इंटू टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी log 2, और टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी log 2 बाई लैम्डा। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.693 बाई लैम्डा। ये होता है टी लैम्डा टी हाफ का फॉर्मूला है। इसके क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, डी लैम्डा होता है हमारा डीके कांस्टेंट होता है यहाँ पर। इस पे आता है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूँ कैसे आते हैं न्यूमेरिकल्स। हाफ लाइफ के आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बच रहा है अब इस पूरे लेक्चर का, वो होता है हमारे पास मीन और एवरेज लाइफ। मीन और एवरेज लाइफ क्या होती है कि पूरे एलिमेंट को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, है ना, इसे बोलते हैं द एवरेज ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई, है ना। यानी इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक टाइम को क्या बोलते हैं, सम ऑफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन ए सैंपल डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल। यानी कितने समय के बाद वो पूरा का पूरा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। वो टाइम ऊपर लिखते हैं, डिवाइड बाय क्या करते हैं, इनिशियल नंबर में कितने सैंपल में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे एन नॉट से। तो इसे बोलते हैं हम लोग एवरेज लाइफ बोलते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, 1 बाई लैम्डा के इक्वल होता है। तो मीन लाइफ का डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखेंगे। मीन लाइफ पे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मीन लाइफ के लिए पूछा जाए तो क्या रखना है मीन लाइफ के लिए, मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है टी एच डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा होता है हमारा यहाँ पर डीके कांस्टेंट, ही होता है हमारा एवरेज और मीन लाइफ। बात करते हैं एक्टिविटी और सैंपल, है ना। एक्टिविटी ऑफ सैंपल क्या होती है, किसी भी सैंपल की एक्टिविटी क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीके रेट, है ना। डीके रेट को ही बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ सैंपल। यानी इट इज द रेट ऑफ डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, है ना। और रेट को मैंने कैसे डिनोट किया था, माइनस डी एन अपॉन डी टी से। इसे हम बोलते हैं रेट बोलते हैं, है ना। और इसे क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ सैंपल भी बोलते हैं। और ये आर किसके इक्वल होता है, माइनस डी एन अपॉन डी टी, और ये किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के इक्वल हो जाता है। बात आ गई, तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक था, पूरा डिटेल लेक्चर है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। बाकी एक एक फॉर्मूला कैसे पढ़ के चले जाना। आपसे अगर रेडियो एक्टिविटी में अगर एक्टिविटी का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल का फॉर्मूला है। मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है वो भी, और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या है वो भी बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है, टी ए इक्वल टू 1 अपॉन
लैम्डा हो जाता है। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। बात करते हैं, एक छोटा सा हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, थोड़ी बात करते हैं। लिख रहा है द हाफ लाइफ ऑफ ए यूरेनियम अंडरगोइंग अल्फा डीके इज 4.5 into 10⁻⁹ years. What is the activity of 1 ग्राम सैंपल ऑफ यूरेनियम 139? है ना। तो कह रहा है कि हाफ लाइफ हमें गिवन है, हमसे पूछा बता रहा है कि बताओ इसकी एक्टिविटी कितनी है। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी का भी हमसे पूछा था, आर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने पता था, बताया था भी कि आर इक्वल टू होता है एन लैम्डा। ठीक है, अब एन तो हमें गिवन है 1 ग्राम, है ना, एन तो हो जाएगा, मान लो हमने 1 ग्राम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इस लैम्डा को क्या लिखोगे। अब लैम्डा हमें तो गिवन नहीं है, हमें गिवन है उसकी हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला था 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। तो दैट मीन्स कि यहां से लैम्डा को लिख सकते हो 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। ठीक है, तो यहां से लिख लोगे एन और लैम्डा को लिख लोगे आप 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, और टी हाफ आपने कितना गिवन है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। तो यहाँ निकल जाएगा आपका एक्टिविटी। तो एक्टिविटी निकालने के लिए आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो एकदम पढ़ के जाना है, एकदम याद कर जाना है कि हाफ लाइफ पे वो न्यूमेरिकल से पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, या तो उसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, नहीं तो एक्टिविटी पूछना होगा तो वो एक्टिविटी में डायरेक्टली सब कुछ नहीं बने होंगे। एक्टिविटी पूछना होगा तो उसमें जो डीके कांस्टेंट है ना, ये जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा, इस लैम्डा की वैल्यू को हमेशा वो हाइड कर देते हैं। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में देते हैं वो, हमेशा हाफ लाइफ के फॉर्म में से हमें वहां पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के भी आप आंसर देख के मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, तो बाकी इसको सॉल्व कर बताना कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, तो ये लेक्चर था हमारा, आज लास्ट का लेक्चर था हमारा, हो गया न्यूक्लियस पे कंप्लीट। तो जो लोग नए हैं एक बार आए हैं चैनल पे और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी हम सारे वीडियो यानी पूरे क्लास 12 का फिजिक्स का 1 शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर्स के सॉल्व हैं पेपर्स वो भी हम यहाँ पर सारे सॉल्व करने वाले हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे लेक्चर्स का पीडीएफ, और भी अपकमिंग वीडियो कब आएगा इसका टाइम शेड्यूल भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं।